नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, हमारा जो आदेश मेंस का पेपर थर्ड के लिए जो सीरीज चल रही है और उस सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में फिर से मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। विद्यार्थियों, आप लोगों की प्रिपरेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप लोगों का समय कम होता जा रहा है, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होगी, आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ रहा होगा। हालांकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे हम लोगों को थोड़ी घबराहट भी होने लगती है। ऐसा लगता है क्या होगा, टाइम कम है, सिलेबस बहुत सारा है। लेकिन मेरा आपको यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप लोग बिना घबराए आप चीज़ों को बना ओवरबर्डन किए हुए अपने माइंड पे ज़्यादा सिलेबस को पूरे सिलेबस को एक साथ सोचेंगे तो बहुत सारा बर्डन लगेगा। आप स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में सिलेबस को बांटे, पेपर्स के वाइज बांटे, पेपर्स को भी फिर छोटे छोटे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्टों में डिवाइड करें और सब्जेक्टों को भी आपने जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 3 नोट्स पढ़ रखे हैं, एक किताब पढ़ रखी है, तो आप कोशिश करें कि 3 नोट्सों को और एक किताब को पूरी को पढ़ने के बजाय आपके जो एक नोट्स जिसमें आपने समग्रता से चीज़ों को डाल रखा है, जो बेटर है, जो बेस्ट चीज़ है, उसको पढ़ें। और दूसरी किताब में या किसी चीज़ में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है नोट्स के अलावा तो उसको साथ के साथ थोड़ा फटाफट से देख करके उसी में नोट कर लें। एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि ये घबराहट आपकी समय के साथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपकी घबराहट बढ़ती जाएगी और इससे निपटने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, हम क्या कहते हैं कि फ्री टाइम में हम कोशिश करते हैं, जब एग्ज़ाम के काफ़ी दिन होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, इधर उधर से मैटर को कलेक्ट कर लेते हैं, एक एक दो बार दो बार तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको हम एक जगह समराइज नहीं करते हैं। समराइज कर लें, अगर एक जगह एक ही नोट्स में अगर लिख लें तो दिक्कत नहीं आती। फिर इस टाइम पे केवल एक नोट्स पढ़ने का या एक किताब जो भी आपने पढ़ा है वही पढ़ने का टाइम होता है। अगर आप एक ही नोट्स को फ्री टाइम में, जब आपके पास टाइम ज़्यादा था उस समय आपने चाहे कितना ही ज़्यादा पढ़ा होगा, उसको छोड़ दें और उसमें से आपने व्यू बने हैं, कॉन्सेप्ट बने हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपने निकाल के लिख ली हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी लिखी हैं तो उनको फटाफट से या तो स्पीडली पढ़ करके काम की चीज़ ले ले। पहले अपना नोट्स पढ़ें, नोट्स के अलावा कोई चीज़ उधर से मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ को थोड़ा सा ऐड कर ले। जनरली 90% चीज़ें सेम होती हैं, 10% ही ऊपर नीचे होता है और 10% जो ऊपर नीचे होता है वो कभी भी एग्ज़ाम में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, या उस 10% से बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव आपके आंसर पे भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपके पास जो 90% मटेरियल होता है उसी 90% मटेरियल वो एक नोट्स में, एक किताब में आपको मिल सकता है। उसी को आपने ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया है, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और साथ में आप आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम में जाओगे और अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं खुद भी इस आपकी जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, आरएस की एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने भी कई बार आरएस के इंटरव्यू दिए और फाइनली मैंने सिलेक्शन भी प्राप्त हुआ और 2013 वाले बैच में हम लोग सेलेक्ट होकर के सर्विस में आए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पे मैंने आपसे छोटी सी बात की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव और विकास। फास्ट रिवीजन चल रहा है, रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो मैं चीज़ों को कवर करते हुए, टचअप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस क्रम में हमने 5 चरण पढ़ लिए थे। 5 चरण के अलावा हमने विकास प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन को भी पढ़ लिया था और अब हम एक 6वां चरण लोक प्रशासन के उद्भव विकास के क्रम में जो 6वां चरण है उस 6वें चरण की हम बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों जो 6वां चरण है, 6वें चरण का नाम है, ये 1991 से लेकर के अब तक जारी है, अब तक जारी, यानी ये 6वां चरण ही चल रहा है और इस चरण का नाम है नव या नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रबंध। इसको हम एलपीजी के दौर में लोक प्रशासन भी कहते हैं। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में लोक प्रशासन की क्या सिचुएशन है, लोक प्रशासन में क्या बदलाव आए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 6वां चरण दोस्तों, ये 6वां चरण ना केवल
उद्भव विकास के अंदर ही आता है। इसके अंदर जो नवलोक प्रबंधन की अवधारणा है ये ना केवल इसी में आती है छठवें चरण में, बल्कि हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है वो है लोक प्रबंध के नवीन आयाम। एक हमारा सिलेबस में टॉपिक है लोक प्रबंध के नवीन आयाम। दोस्तों ये लोक प्रबंध के नवीन आयाम में नवलोक प्रबंधन को ही स्पेशली पढ़ाया जाता है, नवलोक प्रबंध को ही इसमें मेनली फोकस किया जाता है। नवीन लोक प्रबंध या नवलोक प्रबंधन के अलावा एक अवधारणा और आती है सुशासन, गुड गवर्नेंस। सुशासन की अवधारणा भी इसमें शामिल होती है। इसको भी बेसिकली नवलोक प्रबंधन और सुशासन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, एक दूसरे से लिंक अवधारणाएं हैं। सुशासन को प्राप्त करने का ही साधन नवलोक प्रबंधन कहलाता है। तो ये दोनों की विशेषताएं, दोनों की चीज़ें लगभग सेम हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। और इसी के साथ में एक और टॉपिक आता है डिजिटल गवर्नमेंट। डिजिटल गवर्नमेंट भी टॉपिक आता है। हम नवलोक प्रबंधन को ही उद्यमी शासन या उद्यमशील सरकार के नाम से भी जानते हैं, तो उद्यमी शासन की अवधारणा भी इसमें आती है, उद्यमशील सरकार की अवधारणा भी इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है दोस्तों कि लोक प्रबंधन के नवीन आयाम इस टॉपिक के अंदर नवलोक प्रबंधन, सुशासन, डिजिटल गवर्नमेंट, कुछ और भी टर्म्स आती हैं। बेसिकली ये सुशासन और नवलोक सुशासन के अंदर ही ये अवधारणाएं आती हैं। डिजिटल गवर्नमेंट की अवधारणा भी सुशासन के अंदर आती है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, चीज़ों को समझें, तो डिजिटल गवर्नमेंट के माध्यम से ही सुशासन को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसी तरीके से एक और अवधारणा आती है जिसको हम कहते हैं टेप गवर्नमेंट। टेप गवर्नमेंट एक और अवधारणा आती है, जैसे दोस्तों स्मार्ट गवर्नमेंट, टेप गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी कई सारी अवधारणाएं, जैसे सुशासन के अंदर 4E की अवधारणा। 4E की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को लोक प्रबंधन के नवीन आयाम के अंदर पढ़नी होती हैं। नवीन आयाम के अंदर हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं तो डिस्कस करता हूँ, मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपको पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ी होंगी और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। खासकर सुशासन, गुड गवर्नेंस और नवीन लोक प्रबंधन, ये दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो सभी ने पढ़े होंगे। इन्हीं से रिलेट करके मैं इनको आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम छठवां चरण भी पढ़ेंगे, साथ में छठवें चरण के साथ में नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम का टॉपिक जो है इसको भी हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। सारा की सारा ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं छठवें चरण की। अब छठवां चरण जो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी कहानी मैंने आपको पहले चरण में बताया था कि लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने पे बल दिया गया। 1887 से 1926 का दौर था। 1887 से 1926 का जो दौर था वो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल कहलाता है। दूसरा चरण जो सिद्धांतों का स्वर्णकाल था वो 1927 से 1937 तक था, जो कि सिद्धांतों पर, सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पर बहुत ज़्यादा बल देता है। ये शास्त्रीय विचारकों या विचारधारा का चरण माना जाता है। ये परंपरागत लोक प्रशासन का दौर माना जाता है। तीसरा चरण जो है चुनौती का काल। पहले दोनों चरणों की बातों को व्यवहारवादी विचारकों ने, विशेषकर साइमन ने चुनौती दे दी थी। उन्होंने किताब लिखी थी द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस किताब के अंदर 1946 के अंदर इन शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना की थी और उसने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का भी खंडन किया था, जिसके कारण चौथे चरण की शुरुआत होती है। और चौथा चरण जो है पहचान की संकट अवस्था का काल कहलाता है। और पहचान की संकट अवस्था के काल के बाद में पांचवें चरण की शुरुआत होती है। पांचवा चरण नवीन लोक प्रशासन या लोक नीति परिप्रेक्ष्य का चरण कहलाता है, जो 1971 से लेकर के और 1990 तक माना जाता है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि नवीन लोक प्रशासन अवधारणा का जन्म जो है उसका लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो मिन्नोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट था। कल मैंने आपको बताया था, जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत मिन्नोब्रुक सम्मेलन के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप हुई थी।
और मिन्नो सम्मेलन फर्स्ट की अध्यक्षता ड्वाइट बार्लो ने की थी। और इस सम्मेलन में यह तय किया गया था कि हर 20 साल बाद में ये सम्मेलन होगा। तो 1968 के बाद में अगला मिन्नो सम्मेलन जो हुआ वो मिन्नो सम्मेलन 1988 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1988 में हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? मिन्नो सम्मेलन सेकंड। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की थी। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जिन्होंने नव लोक प्रशासन 1990 में एक किताब लिखी थी, नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख विचारक माने जाते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। तो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन साहब ने ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसके जो निष्कर्ष निकल के आए और 80 के दशक में और 90 के दशक में आते आते जो एलपीजी का दौर प्रभावी हो रहा था, साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा की जो एक शीत युद्ध का दौर था वो समाप्त होने की ओर था। इसमें पूंजीवादी विचारधारा जीत रही थी, विजयी हो रही थी, और वहीं साम्यवादी विचारधारा कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। ये आपको पता है 1991 में जब साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया, एक तरह से हम कहें कि साम्यवादी देश और साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले यूएसएसआर का विखंडन हो गया और इससे कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा की जीत हुई, विजयी हुई। तो पूंजीवादी विचारधारा एलपीजी पर आधारित है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आप सब इनके बारे में जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के तहत जो एक माहौल चला पूरे विश्व में, उदारीकरण करने का एक होड़ सी लग गई, वैश्वीकरण, निजीकरण को अपनाने की होड़ सी लग गई, क्योंकि विचारधारा की जीत हुई थी। अधिकांश देश जो पहले साम्यवादी या समाजवादी थे, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगे, वो पूंजीवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा की ओर बढ़ने लगे। तो इसी तरीके से इस दौर में लोक प्रशासन में भी चेंज आया, प्रशासन को भी अपने अंदर चेंज करने पड़े, प्रशासन को भी अपनी कार्यशैली में, अपनी संरचना में चेंज करना पड़ा, उसकी अवधारणा में भी चेंज आया, उसके व्यवहार में भी चेंज आया। यानी एलपीजी का बड़ा प्रभाव पड़ा और एलपीजी का प्रभाव जो पड़ा उसके परिणाम स्वरूप अब सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की जाने लगी। मिन्नो सम्मेलन जो सेकंड है, उस सम्मेलन के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप भी इस चरण की शुरुआत होती है, 6वें चरण की शुरुआत होती है, नवलोक प्रबंधन की शुरुआत होती है। मिन्नो सम्मेलन फर्स्ट और सेकंड में कंपेरिजन जो है आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिन्नो सम्मेलन का जो विषय वस्तु थी, विषय क्षेत्र था, वो संकुचित था, क्योंकि उसमें राजनीति और लोक प्रशासन के विचारकों ने भागीदारी की थी। जबकि मिन्नो सम्मेलन का दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक था, क्योंकि इसमें लोक नीति के, राजनीति के या प्रशासन के, सोशोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, अन्य साइकोलॉजी, बहुत सारे जो अन्य विषयों के विशेषज्ञ थे उन्होंने भी इसमें भागीदारी की थी। पहला सम्मेलन बड़ा जोश खरोश के साथ गर्मा गर्मी के माहौल में हुआ, ये सम्मेलन बड़ा शांत माहौल में हुआ। दूसरा, अब पहले वाले जो विचारक थे वो अब ज़्यादा मैच्योर हो गए थे पहले की तुलना में, लोक प्रशासन को मान्यता भी मिल गई थी, तो लोक प्रशासन में सुधार की अवधारणा को यहाँ पे लागू किया जाता था। तो दोस्तों, जहाँ 5वें चरण में नवीन लोक प्रशासन पहला पुनराविष्कार माना जाता है, यहाँ पर नवीन लोक प्रबंधन 6वें चरण में जो आया, ये लोक प्रशासन को नया जीवन, दूसरी बार नया जीवन दे रहा है और बेटर बनाता है। इसको दूसरा पुनराविष्कार माना जाता है। इससे क्या माना जाता है? दूसरा पुनराविष्कार माना जाता है। तो दोस्तों, इस चरण की शुरुआत के संबंध में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1991 में एक विचारक थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर हुड। क्रिस्टोफर हुड ने सबसे पहले एनपीएम शब्द दिया था, नव लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया था क्रिस्टोफर हुड ने। उन्होंने अपने एक लेख लिखा था, उस लेख के अंदर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, नवीन लोक प्रबंधन। और एक और विचारक हुए 1992 में, जिनकी बुक आई थी, जो सबसे प्रमुख बुक है इस एरा की, सबसे प्रमुख बुक, उसको हम कहते हैं री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में पुनरुद्धारित सरकार आई थी। और पुनरुद्धारित सरकार, जो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नाम की जो पुनरुद्धारित सरकार या री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की जो अवधारणा है,
ये इसी के अंदर नवलोक प्रबंधन का उल्लेख किया गया। ये किताब जो है ऑसबॉर्न गैबलर के द्वारा दी गई। ऑसबॉर्न गैबलर, टीट गैबलर पूरा नाम है। तो ऑसबॉर्न और टीट गैबलर ये दोनों विचारकों ने मिलकर के ये किताब लिखी थी, पुनरुद्धारित सरकार, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के नाम से। और इसी में नवलोक प्रबंधन और सुशासन की अवधारणा का डिटेल से वर्णन किया गया है, उसकी विशेषताओं को बताया गया है। इन्होंने इसके अंदर इसे उद्यमी सरकार, यानी उद्यमी सरकार का नाम भी दिया। उद्यमी सरकार का मतलब हुआ, क्रिस्टोफर हुड ने 1991 में एक पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया। और दोस्तों ऑसबॉर्न गैबलर ने इसे उद्यमशील सरकार कहा। उद्यमशील सरकार या उद्यमी सरकार ऑसबॉर्न गैबलर ने कहा था। वहीं जो एक विचारक हैं जिनका नाम है लैन एवं रोजन ब्लूम, इन्होंने इसे तीसरा मार्ग, सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य में तीसरा मार्ग इसको बताया था। और पॉलिटवाद भी इसको, नवलोक प्रबंधन को पॉलिटवाद के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिटवाद के नाम से भी नवलोक प्रबंधन को जाना जाता है। पॉलिटवाद, प्रबंधनवाद या पॉलिटवाद भी कह सकते हैं। अब हम बात करें कि एक्चुअल में है क्या ये अवधारणा। जैसा कि नाम से पता लग रहा है दोस्तों, नव, नई अवधारणा है, जिसमें 3 शब्द हैं, नव, एक लोक और तीसरा शब्द है कौन सा, प्रबंधन। यानी अब से पहले जो शास्त्रीय विचारधारा थी, वो शास्त्रीय विचारधारा, परंपरागत विचारधारा ये मानती थी कि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में ये माना कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्योंकि इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। दोनों में भागीदारी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही अलग है। लेकिन अब इस अवधारणा को चेंज किया गया और इस अवधारणा को चेंज करके ये माना गया कि सरकारी और निजी क्षेत्र में कुछ हद तक भागीदारी की जा सकती है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक भागीदारी की जा सकती है। यानी दोनों के बीच में कुछ भागीदारी के क्षेत्र मौजूद हैं, यहाँ पर मिलके काम किया जा सकता है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। इसी को हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल कहा जाता है। जहां सरकारी क्षेत्र सही से काम नहीं कर रहा है, वहां निजी क्षेत्र को भागीदारी करने का मौका देना चाहिए, और जहां निजी क्षेत्र सही से काम नहीं कर पा रहा है या अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, वहां सरकारी क्षेत्र जाके काम कर सकता है। यहाँ पर रोलबैक की अवधारणा आती है, यानी सरकार जहां पर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, सरकारी क्षेत्र में कमियां हैं, सरकार के द्वारा सेवाएं समय पे अच्छी सेवाएं, गुणवत्ता सेवाएं, सस्ती सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, वहाँ निजी क्षेत्र को, अब सरकार को अपनी नीतियों में उदारीकरण लाना चाहिए। उदारीकरण करके निजी क्षेत्र को वहाँ भागीदारी का मौका देना चाहिए, अपने हाथ पैर समेट लेने चाहिए। सरकार पहले यहाँ तक हुआ करती थी, अब सरकार को यहाँ के बजाय यहाँ से ही अपना काम करना चाहिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर मौका देना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों में मिलकर के ये भागीदारी कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा सकती है। अब सरकार को खुद डुअर की भूमिका में नहीं होकर के, खुद सेवा प्रदाता की भूमिका में नहीं होकर के, सरकार को कंट्रोलर की, मार्गदर्शक की, निर्देशक की भूमिका में रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को सरकारी क्षेत्रों में भी काम करने का मौका दे और काम करके उन पे कंट्रोल रखे, उनका मार्गदर्शन करे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करे। संस्थागत बहुलता की स्थापना करनी चाहिए। सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में प्राइवेट संस्थाएं एक से ज़्यादा काम करेंगी, एक से ज़्यादा संस्थाएं काम करेंगी तो संस्थागत बहुलता आ जाएगी, और संस्थागत बहुलता के कारण जो है आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। अर्थात नवलोक प्रबंधन की अवधारणा जो है, एनपीएम की अवधारणा, नवलोक प्रबंध की अवधारणा, जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है कि नई अवधारणा, नया लोक यानी सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के लिए प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नवलोक प्रबंधन शब्द जो है, ये नवलोक प्रबंधन शब्द पीपीपी पर बल देता है, पीपीपी मॉडल पे बल देता है। दोस्तों, नवलोक प्रबंधन की अवधारणा 2 सिद्धांतों पर आधारित है। 2 सिद्धांतों में एक तो है नव टेलरवाद। पहला सिद्धांत कौन सा है? नव टेलरवाद। कौन सा है? नव टेलरवाद। नव टेलरवाद
टेलरवाद जो है ट्रिपल ई पे बल देता है, कार्यकुशलता, मितव्यता और प्रभावशीलता को लाने पे बल देता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। इसको नवटेलरवाद के माध्यम से लाने की बात की जाती है। और वहीं दूसरा सिद्धांत जो है वो है इसका पीसीटी, पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक चयन उपागम, जो हमने चौथे चरण में पढ़ा था, विसेंट रोस्ट्रॉम की बात करी थी। तो ये संस्थागत बहुलता लाने की बात कहता है, गुणवत्ताएं, मार्केट ओरिएंटेड अवधारणा को अपनाने की बात करता है, बाजार आधारित अवधारणा को अपनाने की बात करता है। और यहाँ जब एक सेवा को देने के संदर्भ में एक से ज़्यादा संस्थाएं होंगी, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो अल्टीमेटली जनता को सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, समय पर सेवाएं और प्रभावशाली गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी, जनता को चॉइस मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर सेवाओं में गुणवत्ता लाना, सस्ती सेवाएं प्राप्त करना, समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करना, यही नव लोक प्रबंधन का उद्देश्य है। आम जनता के हितों की रक्षा करना, जनता को विश्वसनीय, समयबद्ध, परिणामोन्मुखी सेवाएं दी जाएं, कम लागत दी जाए, अधिक कार्यकुशलता के साथ अधिक गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना ही नव लोक प्रबंधन का मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर नव लोक प्रबंधन में सरकार की भूमिका बदल रही है। सरकार, जहाँ सरकार ने अपने हाथ पैर बहुत फैला रखे थे, अब उसको अपना रोल बैक करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र, जहाँ पहले सरकार काम करती थी, सरकारी क्षेत्र काम करता था, विभाग काम करते थे, नौकरशाही काम करती थी, उन जगहों पर किसको मौका देना है? प्राइवेट सेक्टर को मौका देना है। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, आपको सरकारी क्षेत्र को उसमें काम नहीं करना, सरकारी क्षेत्र को अपने हाथ पर समेटने। सरकार पहले खुद डूअर की भूमिका में काम करती थी, अब सरकार को खुद डूअर की भूमिका में काम नहीं करके प्राइवेट सेक्टर को डूअर की भूमिका में लाना है और उनके ऊपर कंट्रोलर, मार्गदर्शक या उनके ऊपर जो कंट्रोलर, मार्गदर्शक, अनुशासक या सुविधा प्रदाता की भूमिका में यहाँ सरकार को होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि पहले दूरसंचार के क्षेत्र में एकमात्र सेवा देने वाली संस्था कौन थी? BSNL हुआ करती थी, लेकिन वो सस्ती, सुंदर, टिकाऊ सेवाएं, अच्छी सेवाएं, टाइमबद्ध सेवाएं नहीं दे पा रही थी। अब सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में उदारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर को, देसी विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ पर काम करने का मौका दिया गया। BSNL भी काम कर रही है, कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन का परिणाम ये है कि जनता के सामने चॉइस आ गई और इन चॉइसों के साथ में संस्थागत बहुलता होने के कारण आपस में संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। आज 15-16 से ज़्यादा कंपनियां हमारे देश में दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही है। इस कंपटीशन के परिणाम स्वरूप इनमें जो कंपटीशन होता है, इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की। अब सरकार सेवाएं चाहे तो दे, नहीं देती है तो कोई बात नहीं, सरकार कंट्रोलर की भूमिका में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में बैठी हुई है। ये जो सरकार है, ये सरकार अब भूमिका बदल गई है। सरकार केवल डूअर की भूमिका में नहीं है, या डूअर की भूमिका में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी हो सकता, खुद भी हो सकती है डूअर भी, और उसमें एक पार्टी बन सकती है, या फिर खुद भी बिल्कुल डूअर की भूमिका चेंज करके अपने आप में कंट्रोलर की भूमिका में आ जाए, मार्गदर्शक, निर्देशक की भूमिका में, सुविधा प्रदाता की भूमिका में, आधारभूत संरचना देने की भूमिका में सरकार आ जाए और सेवाएं देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया जो है, एक तरह से कंट्रोलर, उत्प्रेरक की भांति काम करता है। ओस्बॉर्न गैबलन ने नवलोक प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताया और उन्होंने 10 विशेषताएं बताई। अपनी किताब रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर 10 विशेषताएं ओस्बॉर्न गैबलन ने बताई थी, और उन 10 लक्ष्यों या 10 विशेषताओं, यानी NPM के लक्ष्य भी हैं, 10 विशेषताएं भी हैं, और यह विशेषताएं ना केवल NPM की हैं बल्कि गुड गवर्नेंस की भी विशेषताएं हैं, गुड गवर्नेंस के भी लक्षण हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि सरकार को कौन सी भूमिका में होना चाहिए, उत्प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए, यानी सरकार उत्प्रेरक होनी चाहिए। जैसे कि कैटलिस्टिक होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कंट्रोल तो करता लेकिन खुद उसमें भागीदारी नहीं करता, उसी तरीके से सरकार को अब सेवाएं खुद नहीं देनी है बल्कि दूसरी प्राइवेट संस्थाओं को देनी है, लेकिन दोनों के ऊपर कंट्रोलर की भूमिका में रखना है। यानी सरकार को अब खुद चप्पू नहीं चलाना है बल्कि चप्पू चलवाना है, आदेश निर्देश देकर के प्राइवेट सेक्टर से चप्पू चलवाना है। यानी नाप को पार लगाने के लिए चप्पू जो पहले खुद चला रही थी, अब वो चप्पू खुद ने चला करके किससे चलवाना है? प्राइवेट सेक्टर के लोगों से चलवाना है, अपनी शर्तों पे, कंडीशंस के ऊपर चलवाना है। अगर सरकार जो कंडीशंस, जो टर्म कंडीशंस के आधार पे प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका देती है और
टर्म कंडीशंस को पूरा करते हुए भी अगर प्राइवेट सेक्टर लाभ की स्थिति में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सरकार को, क्योंकि बीएसएनएल से सस्ती सेवाएं देते हुए भी अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छी लाभ कमा रहा है तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और आम जनता को तो इससे कोई आपत्ति होती ही नहीं है। तो इस तरह से उत्प्रेरक सरकार की भूमिका में होना चाहिए। दूसरा है समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। समुदाय के स्वामित्व, समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार का मतलब है कि आम आदमी जो है, जैसे आम आदमी है वो अपनी समस्याओं के लिए सरकार पर डिपेंडेंट है, बजाय सरकार आम आदमी की समस्याओं का समाधान करे, इसके बजाय सरकार को ऐसा करना चाहिए कि समुदाय को यानी समाज को ही, लोगों को ही अपने समस्याओं का खुद समाधान करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। यानी जैसे अपन एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं हमेशा कि कॉलोनी का कचरा उठाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए एक तो आप नगर निगम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नौकरशाही जब आएगी तब आएगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसा काम करेगा, आप सरकार के पास कहाँ भागेंगे, आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता। वहीं सरकार को क्या करना चाहिए कि जो कॉलोनी के लोग हैं उन्हीं को ही आपस में एक कमेटी या समिति या एनजीओ के माध्यम से एक संगठित करके उन्हीं को ऐड देनी चाहिए, उन्हीं को सशक्त करना चाहिए, ताकि वो लोग जो हैं अपनी सफाई की समस्या का खुद समाधान करें, कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई भी ठेकेदार को हायर करें और उससे वो अपने आप काम करवा लें या एक समिति गठित करके काम करवा लें। इस तरह की व्यवस्था, यानी आप जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों को एक तो पंगु बना देते हैं कि उनका हर काम खुद करते हैं, बच्चों आपसे नहीं होगा मैं कर देता हूँ। एक होता है बहुत से माँ बाप होते हैं नहीं खुद करो कोई बात नहीं, आप करो, एक आध बार गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होता है तो, लेकिन आप खुद ही करो। धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको काम नहीं करने देते, उनकी जगह खुद काम करते हैं, वो बच्चे जीवन भर आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। वहीं जो बच्चे माँ बाप के द्वारा जिनको शुरू से ही काम करवाया जाता है वो कभी भी माँ बाप पे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ समय बाद में सक्षम हो जाते हैं। यही अवधारणा यहाँ पर समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार की अवधारणा के अंदर शामिल होती है। दोस्तों नेक्स्ट है सक्षम सरकार। सक्षम सरकार का मतलब है कि सरकार को क्या करना चाहिए, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सक्षम सरकार। तीसरी विशेषता है सक्षम सरकार। सक्षम सरकार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सक्षम सरकार का मतलब है कि सरकार को विभिन्न प्राइवेट सेक्टर जो सेवा देने वाली विभिन्न संस्थाएं उनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके उन्हें ज़्यादा सक्षम बनाना चाहिए, ताकि जनता को ज़्यादा अच्छी सेवाएं समय पे और कम कीमतों पर सेवाएं प्राप्त हो सकें। यानी उनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके और जो संस्थाएं हैं प्राइवेट सेक्टर हैं उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके और आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि दूरसंचार के क्षेत्र में दिखाई देता है, कहाँ 1 रुपये 2 रुपये पर मिनट के हिसाब से जो है कॉल रेट हुआ करती थी, 3-3 4-4 रुपये पर मिनट के हिसाब से कॉल रेट हुआ करती थी। आज आप देखिए कि 700-750 रुपये में 90 दिन के लिए, 84 दिन के लिए आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न संस्थाओं में प्राइवेट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके और ये सब चीज़ लाया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके आम जनता को सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, समयबद्ध सेवाएं से प्राप्त हों, ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए, यानी संस्थाओं को सक्षम बनाना चाहिए। लक्ष्य संचालित सरकार चौथी विशेषता है दोस्तों। चौथी विशेषता लक्ष्य संचालित सरकार। लक्ष्य संचालित सरकार दोस्तों, लक्ष्य संचालित सरकार का मतलब है सरकार को उद्देश्यों के आधार पर संचालित होना चाहिए, उद्देश्यों को मेनली फोकस करना चाहिए, नियम कानूनों से निर्देशित नहीं होना चाहिए। जनरली क्या हो, परंपरागत नौकरशाही, परंपरागत जो लोक प्रशासन है वो नियम कानूनों पर ज़्यादा बल देता है, नियम कानूनों से ज़्यादा चलता है। नियम कानूनों की तुलना में जो
लक्ष्य है उस पर कम फोकस करता है, लक्ष्य वाली से पीछे छूट जाए। लेकिन लोग नियम कानूनों से, परंपरागत नौकरशाही हटते नहीं है। नियम कानूनों के आड़ में कई बार लक्ष्य पिछड़ जाता है, फिर भी वो नियम कानूनों से चिपके रहते हुए कहीं ना कहीं उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, यानी लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करना है। अगर नियम कानूनों से थोड़ा बहुत इधर उधर हिलना भी पड़े तो हिल जाइए, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, लक्ष्य को मेनली फोकस करना चाहिए। ये बात कहलाती है लक्ष्य संचालित सरकार कहलाती है। इसके बाद में है परिणाम निर्देशित सरकार। पांचवी विशेषता है परिणाम निर्देशित सरकार। ये ओशवॉन गेवलर ने विशेषताएं बताई हैं दोस्तों। परिणाम निर्देशित सरकार, परिणाम निर्देशित सरकार का मतलब क्या होता है कि सरकार को, पहले गवर्नमेंट क्या थी, ये माना जाता था कि लोक कल्याणकारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी वो होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण पे पैसा खर्च करे। लागत के आधार पर सरकार अच्छी है बुरी है ये तय किया जाता था। अब लागत के आधार पे नहीं बल्कि रिजल्ट्स के बेसिस पे, परिणामों के आधार पे सरकार के कामों का मूल्यांकन होना चाहिए कि सरकार अच्छी है या बेकार है। ये कितनी लागत, कितना खर्च लोक कल्याण पे किया ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता कि जो खर्च किया गया है उसके रिजल्ट्स क्या निकले। उसके आधार पे आप सरकार के कामों का मूल्यांकन कीजिए, यानी परिणामोन्मुख सरकार होनी चाहिए, परिणाम निर्देशित सरकार होनी चाहिए। फिर इसके बाद है उपभोक्ता निर्देशित सरकार। उपभोक्ता निर्देशित, उपभोक्ता निर्देशित सरकार का मतलब क्या हुआ, उपभोक्ताओं के द्वारा, उपभोक्ताओं के साथ जैसा व्यवहार होता है बाजार के अंदर, उपभोक्ता जो ग्राहक होता है उसके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होता है, क्योंकि बाजार में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो जो भी सेवा प्रदाता होता है वो आम आदमी के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार करता है, उपभोक्ता मान करके उसे अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छा सम्मान के साथ में उसको सेवाएं देता है। ऐसा ही व्यवहार प्रशासन को आम आदमी के सामने करना चाहिए। आम आदमी को कई सारे विकल्प देने चाहिए और उन विकल्पों में से उसे चयन करने का ऑप्शन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार भी किया जाना चाहिए। यानी आम जनता के हितों की रक्षा करना प्राइमरी कर्तव्य सरकार का होना चाहिए। जनता को माई बाप मान के, उनकी भगवान का दर्जा देकर के उनकी सेवा करनी चाहिए, उसको विकल्प मिलने चाहिए ताकि जनता के साथ सम्मानजनक और उचित व्यवहार एवं कम रेटों पर, कम लागत पर, कम मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, गुणवत्ता चीज़ें प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट है उद्यमी सरकार। उद्यमी सरकार, उद्यमी सरकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, उद्यमी एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट होता है। एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट का मतलब है, पहले ये माना जाता था कि सरकार का काम पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है, सरकार का काम केवल पैसे खर्च करना, जन कल्याण के ऊपर जितना हो सके उतना पैसा खर्च करे। सरकार अगर कोई बजट ऐसा बनाती है जिसमें बचत वाला बजट बनाया गया हो, बचत पे ज़्यादा काम फोकस किया गया हो, तो वो सरकार बेकार मानी जाती थी। यहाँ पर ये कहा गया है कि सरकार लाभ कमाने वाली या बचत करने वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि लाभ कमा के बचत करके अगर जहाँ वेस्टेज ऑफ मनी है उसको रोक करके बचत की जाए, या फिर कोई बड़े उद्यमों की स्थापना करके, जैसे अपने देश के अंदर महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, ये उद्योग हैं, उद्यम हैं, इन उद्यमों में इन्वेस्ट करके इनसे जो पैसा हमको आज इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ये लाभ कमा करके इस पैसे को वापस वेलफेयर स्कीम पे खर्च किया जा सकता है। तो सरकार को ज़्यादा खर्च करने वाली सरकार अच्छी नहीं होगी, बल्कि लाभ कमाने वाली सरकार भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 8वां, पूर्वानुमानी सरकार। कौन सी है, पूर्वानुमानी, पूर्वानुमानी सरकार, पूर्व अनुमानी सरकार। पूर्व अनुमानी सरकार का मतलब है कि, पूर्व अनुमान का मतलब है कि ऐसी सरकार जो समस्या के उत्पन्न होने के बाद समाधान ढूंढे, समस्या का समाधान तब ढूंढे जब समस्या आ गई है। ऐसी सरकार के बजाय
सरकार को पूर्वानुमानी होना चाहिए, यानी समस्या को आने से पहले समस्या के कारणों का पूर्वानुमान कर ले और पूर्वानुमान करके उसके कारणों का पहले से समाधान कर दे ताकि समस्या को आने ही नहीं दे। तो सरकार को पूर्वानुमानी होना चाहिए, यानी समस्या आने पर समाधान खोजे, इसके बजाय समस्या आने से पहले ही उसके कारणों का समाधान कर देना चाहिए ताकि समस्या आए ही नहीं। इस प्रकार से सरकार को पूर्वानुमानी सरकार होना चाहिए। इसके बाद 9वां पॉइंट जो इसमें बताया, विकेंद्रीकृत सरकार होनी चाहिए। सरकार में की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाने चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, निर्णयन की शक्तियाँ केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाने चाहिए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बनानी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और लास्ट जो बात इसमें विशेषताएं बताई वो है कौन सी, वो है बाजार आधारित सरकार। बाजार आधारित सरकार का मतलब क्या है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित अवधारणा बाजार आधारित अवधारणा कहलाती है। यानी यहाँ जो आम जनता को सेवाएं प्रदान करनी है उसके संबंध में सरकार की पद्धति नहीं अपनानी, हमको बाजार आधारित पद्धति अपनानी है, विकल्प देने की पद्धति अपनानी है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, बाजार के आधार पे, बाजारीय व्यवस्था के आधार पे ही सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए जनता के सामने, इनको यहाँ पर अपनाना चाहिए। संस्थागत बहुलता पर फोकस करने की बात की जा रही है यहाँ पर। संस्थागत बहुलता उनमें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, और संस्थागत बहुलता तब आएगी जब सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच में क्या होगी, भागीदारी होगी, तभी जाकर के ये पॉसिबल होगा, क्योंकि सरकार अकेले विकल्प बहुत सारे नहीं दे सकती। यहाँ विकल्प देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी करनी पड़ेगी। यही कारण है आज का जो दौर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकांश जगह, अधिकांश सेक्टर में, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई सा भी विभाग देख लो, हर एक विभाग में पीपीपी मॉडल चल रहा है। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बोलबाला चल रहा है। तो ये एलपीजी का प्रभाव है, नवलोक प्रबंधन की अवधारणा है। दोस्तों ये जो विशेषताएं बताई हैं, ये 10 विशेषताएं ना केवल नवलोक प्रबंधन की हैं बल्कि ये सुशासन की विशेषताएं भी मानी जाती है, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं भी मानी जाती हैं। क्योंकि जब जनता को चॉइस प्राप्त होंगी, विकल्प प्राप्त होंगे और सेवा में ट्रिपल ई प्राप्त होगा, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जब ये सब चीज़ें होंगी तो इसके परिणाम स्वरूप शासन में नैतिक मूल्यों का समावेशन हो जाएगा, और नैतिक मूल्यों का समावेशन होना ही सुशासन कहलाता है, गुड गवर्नेंस कहलाता है। नैतिक मूल्य का मतलब है ऐसा शासन, ऐसी व्यवस्था जो संवेदनशील हो, जो पारदर्शी हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो, जो जनता के लिए विश्वसनीयता हो, जिसमें जनता की विश्वसनीयता हो, जिसमें कार्यकुशलता हो, जिसमें मितव्ययता हो, जिसमें प्रभावशीलता हो, गुणवत्ता हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता और प्रशासन के बीच भागीदारी हो, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को माई बाप मान करके प्रशासन हमेशा 24 घंटे और 12 महीने उसकी सेवा में निरत रहता हो, डूबा रहता हो। ऐसा प्रशासन, जिस प्रशासन में किसी भी प्रकार की देरी या लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, औपचारिकतावाद, इन सब के लिए कोई जगह नहीं हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें आम जनता की को प्रशासन के पास नहीं जाना पड़े, प्रशासन खुद जनता के पास जाके पूछे कि मे आई हेल्प यू, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब चीज़ों को ही अगर ऐसी गुणवत्ताएं, ऐसी सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं प्रशासन के अंदर, जहां जनता के हितों को ध्यान रखा जाता हो, जहां लोकतांत्रिक अवधारणाओं को फॉलो किया जाता हो, जहां विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अच्छे दिन की बात कह रहे थे। जो भी कोई व्यक्ति अच्छे दिन या बेहतर दिन, राम राज्य की अवधारणा, कुछ भी कह लीजिए, सुशासन के संबंध में ही कहा जाता है। या आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इसी सुशासन या गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। आम जनता के हितों की रक्षा करने की बात, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन, ऐसा प्रशासन
जो संवेदनशील है, उत्तरदायी है, मितव्ययी है, कार्यकुशल है, ये ऐसा प्रशासन जो गुणवत्तापूर्ण है, आम जन को अपने मालिक की तरह से सेवा करता है, जो दिनों रात उसकी सेवा में डूबा रहता है, उसी के बारे में सोचता है, नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण है, ऐसा ही प्रशासन सुशासन कहलाता है। और ऐसा प्रशासन लाने के लिए आपको एनपीएम अपनाना पड़ेगा। एनपीएम के माध्यम से क्या क्या चीज़ें, उत्प्रेरक सरकार, समुदाय स्वामित्व वाली सरकार, सक्षम सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, परिणाम निर्देशित सरकार, उपभोक्ता निर्देशित उद्यमी शासन, विकेंद्रीकृत सरकार, बाजार आधारित अवधारणा, ये सारी चीज़ों को अपनाया जाएगा तो सुशासन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी शासन व्यवस्था में पाई जाती हैं तो वो सुशासन की श्रेणी में आ जाएगा। तो नवीन लोक प्रबंधन के माध्यम से ही सुशासन की प्राप्ति की जा सकती है। नवीन लोक प्रबंधन जो है सुशासन की प्राप्ति का एक माध्यम है। हम ये भी कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रबंधन को अपनाने से सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है दोस्तों, और सुशासन के संबंध में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। इसकी विशेषताओं को हम बात करें कि सुशासन के अंदर, जैसा कि राजीव गांधी सरकार ने सुशासन संबंधी जो मूल्य थे उनको काफ़ी डिफाइन किया था, इसमें मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। सुशासन के अंदर या अभिशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसके ये 3 मूलभूत तत्व माने जाते हैं। एक तो जनता और प्रशासन के बीच में सहभागिता, जन भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए, और कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, विधेयता उसके अंतर्गत प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, गुड गवर्नेंस पे कई सारे सम्मेलन हुए, कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक वगैरह सब ने अपने अपने हिसाब से गुड गवर्नेंस को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन सब बातों में मैं नहीं जा रहा हूँ। मूल क्रक्स की बात कि हमारे देश में 5वें वेतन आयोग ने भी गुड गवर्नेंस शब्द का बार बार प्रयोग किया था। 1994 से 1997 के बीच में 5वां वेतन आयोग आया था। 1993 में अमेरिका में अल्गोर कमेटी आई थी, उसने भी गुड गवर्नेंस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। भारत में राजीव गांधी सरकार ने भी सुशासन पर अनेक सारी वर्कशॉप आयोजित की थी, तो उनमें जो सुशासन के मूल्य निकल के आए, उन मूल्यों को एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यानी प्रशासन में ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, त्वरित कार्य निष्पादन होना चाहिए, प्रशासन में निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रशासकों का उत्तम चरित्र होना चाहिए, 6वां प्रशासकों में उत्साह होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रभावी सूचना तंत्र होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, कथनी करनी में समानता होनी चाहिए, जन जागृति के प्रयास और जन सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, आत्म जागृति होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये सारी की सारी विशेषताएं, सारी की सारी बातें जो हैं किसकी हैं, ये गुड गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। गुड गवर्नेंस की विशेषताओं को हम कई सारे तरीके से पॉइंटों में बता सकते हैं। सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई। एक डायग्राम के माध्यम से मैं हमेशा गुड गवर्नेंस को बताने का प्रयास करता हूं। तो जैसे हम लिख लें यहाँ पर अभिशासन या सुशासन, अभिशासन या सुशासन, गुड गवर्नेंस एक ही बात है दोस्तों। अभिशासन या सुशासन या गुड गवर्नेंस एक ही बात है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, जन सहभागिता होनी चाहिए, प्रशासन में विधेयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधेयता होनी चाहिए, यानी कानून का शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों को इसमें शामिल करना चाहिए। प्रभावी शासन, प्रभावशीलता, प्रभावी शासन यानी प्रभावशीलता होनी चाहिए। हम कहेंगे प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन के अंदर जन सहभागिता हो गई, जवाबदेहिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता, लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए,
नैतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। नैतिक मूल्य, ईमानदारी से चरित्रता वगैरह जो नैतिक मूल्य हैं इनका भी समावेशन होना चाहिए। यहाँ पर कार्यकुशल लोक सेवाएं होनी चाहिए। कार्यकुशल लोक सेवाएं, कार्यकुशल लोक सेवाएं मतलब कार्यकुशलता होनी चाहिए। मतलब जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बोले वही सारे पॉइंट हैं। नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, जनता के प्रति सद्भाव होना चाहिए, जवाबदेहिता, लोकतांत्रिक मूल्य विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये सारे के सारे अभिशासन या सुशासन के विभिन्न आयाम हैं, इसकी विशेषताएं हैं। तो आप जितनी भी शासन प्रशासन संबंधी अच्छी बातें हैं उन सबको गुड गवर्नेंस में शामिल कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस एक अच्छी अवधारणा है, बेटर अवधारणा है। गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है स्मार्ट गवर्नमेंट। इसको प्राप्त करने के लिए गुड गवर्नेंस का ही लक्षण है स्मार्ट गवर्नमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्मार्ट का मतलब है सिंपल एंड स्मॉल। स्मार्ट में एस का मतलब हो गया सिंपल, सरकार को सिंपल और स्मॉल, बहुत ज़्यादा बड़े आकार की सरकार नहीं चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार का आकार छोटा होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली एकदम सिंपल होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब है सिंपल एंड स्मॉल, सरकार का आकार कम होना, उसकी कार्यप्रणाली का सरल होना। ए का मतलब एम का मतलब हो गया मॉरल, सरकार कैसी होनी चाहिए? मॉरल, नैतिक सरकार होनी चाहिए। ए का मतलब हो गया सरकार को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल। आर का मतलब होता है सरकार को रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और टी का मतलब है सरकार को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये स्मार्ट गवर्नमेंट की बात है। एक शब्द और आता है दोस्तों, टेप गवर्नमेंट या टेप मैनेजमेंट। एक शब्द का प्रयोग और कहते हैं टेप, TAPE। टी का मतलब होगा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी सरकार होनी चाहिए। सरकार को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। साथ में एक का मतलब वही बात अभी हमने लिखा था यहाँ पर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल सरकार होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार होनी चाहिए। पेपरलेस, पेपर मतलब ज़्यादा कागजी कार्रवाई करने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। पेपरलेस और पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव भी कह सकते हैं हम इसको, यानी जन सहभागिता को बढ़ावा देने वाली सरकार होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव भागीदारी सरकार होनी चाहिए। और ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली सरकार होनी चाहिए, यानी कार्यप्रणाली इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों 4E की अवधारणा, 4E की अवधारणा क्या है? 4E की अवधारणा को भी हम थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ 4E यानी सरकार को 4E फॉलो करने चाहिए, 4E को अपनाना चाहिए सुशासन के अंदर। 4E अर्थात इथोस, नागरिकों की सेवा। इथोस, इथोस का मतलब होता है दोस्तों नागरिकों की सेवा, नागरिकों की सेवा। इथोस, इथिक्स, नैतिकता, नैतिकता से युक्त। इक्विटी, समाज में इक्विटी लाने का प्रयास करना चाहिए, समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। और एफिशिएंसी, कामों में क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए, EFFECIENCY, एफिशिएंसी यानी नागरिकों की सेवा करने वाली इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, इन चीज़ों को अपनाने वाली सरकार होनी चाहिए। ये जो सरकार है, इस प्रकार की सरकार होगी, वो टेप मैनेजमेंट या टेप गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है, स्मार्ट गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है। इसके लिए
जो बहुत सारे प्रयास हमारे भारत में भी, राजस्थान सरकार में भी बहुत सारे प्रयास गुड गवर्नेंस को लाने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे प्रशासन शहरों के संग, सरकार संभाग की ओर, ये राजस्थान के अंदर प्रयास हुए हैं। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव की ओर, न्याय आपके द्वार, हम कहेंगे कि सरकार संभाग की ओर, जन सुनवाई अधिनियम 2012, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे गुड गवर्नेंस के ही उपाय हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। हमारे यहाँ सिटीजन चार्टर्स को अपनाया जा रहा है। सिटीजन चार्टर के माध्यम से जो जनता को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की बात की जा रही है। सूचना के अधिकार को अपनाया गया है। नैतिकता आयुक्तों को गठित करने की प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय ने बात की गई है प्रशासन के अंदर। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो लोक सेवक हैं उनकी छटनी करके धीरे धीरे उनको जो कार्यकुशलता है उनको ही रखा जा रहा है, बाकी के लोगों को जो है BRS दिलवाई जा रही है। या ई गवर्नेंस या मोबाइल गवर्नेंस की अवधारणा, डिजिटलाइजेशन की बात, डिजिटल गवर्नेंस की अवधारणा जो प्रयास हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। या हमारे राजस्थान के अंदर पंचायतों का कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने संबंधी करिश्मा योजना, ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं, सारी की सारी चीज़ें सिंगल विंडो कार्यक्रम, सिंगल विंडो प्रोग्राम जो होते हैं, यानी जो भी एक ही विंडो से सारे सुविधाएं जनता को मिल जाए, अटल सेवा केंद्र, ये सारी चीज़ें जो हैं ई मित्र से सारी की सारी कार्यप्रणाली को पेपरों पे, फाइलों पे करने के बजाय सबका डिजिटलाइजेशन करते हुए कंप्यूटर पे, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेशन प्रशासन में किया जा रहा है। MIS को अपनाया जा रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमारे यहाँ पे अपनाया जा रहा है। ये सारी की सारी जो तुरंत न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गुड गवर्नेंस को अपनाने के लिए हमारी गवर्नमेंटें प्रयास कर रही हैं, हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं। और जन सुनवाई कार्यक्रम सरकारों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को रात्रि चौपाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए साथियों, तो ये सारी की सारी बातें किससे संबंधित हैं? ये सारी बातें जो है प्रशासन को बेहतर करने के लिए अपनाई जा रही है। और बेहतर प्रशासन, अच्छा प्रशासन को ही सुशासन की अवधारणा के अंदर शामिल किया जाता है। उद्यमशील शासन या उद्यमी शासन का मतलब होता है कि उद्यमशील शासन वो होता है जो खर्च करने पे ध्यान नहीं दे बल्कि लाभ कमाने पे भी ध्यान दे। लाभ कमा करके सरकार के द्वारा जो लोक उद्यम है उनका संचालन किया जाए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एफिशिएंसी ला करके उसमें पैसा लाभ कमाया जाए। लाभ कमा करके उस पैसे से जो है क्या किया जाए, उस पैसे को उपयोग में लेकर के जन कल्याण संबंधी कार्य किए जाए। जनता और प्रशासन के बीच की भागीदारी को बढ़ाया जाए और प्रशासन को बेहतर बनाते हुए जनता को अच्छी सेवाएं, समयबद्ध सेवाएं और जो कमज़ोर पिछड़ा वर्ग है उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। ये सारे के सारी जो बातें हैं इसमें शामिल होती हैं। तो दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सारी बातें, उद्यमी शासन संबंधी बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? छठवां चरण नवलोक प्रबंधन, और साथ में नवलोक प्रबंधन के साथ में लोक प्रबंधन के नए आयाम, जिसमें हमको नवलोक प्रबंधन भी पढ़ लिया हमने। नवलोक प्रबंधन के साथ में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस की बात भी कर ली। गुड गवर्नेंस के साथ हमने स्मार्ट टेप गवर्नमेंट वगैरह ये सारे की सारी छोटी छोटी अवधारणाएं, इनको भी सुपरफिशियली मैंने आपको बता दिया। फोरी का मतलब भी आपको बताया है। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी जो आप कर रहे हो, वर्तमान में काम की बातों पर हमारा मेनली फोकस है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कीवर्ड्स को पकड़ के की चीज़ों को आप लिख के आएँ ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि RPSC का मेरा एक अनुभव है, लंबा अनुभव है, लगभग सिविल सर्विसेज की तैयारी का 20 सालों का लगभग मेरा एक अनुभव अपनी तैयारी के दौरान रहा। उसके बाद में पढ़ाते हुए भी, टीचिंग के अंदर भी मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल लगभग 20-25 साल का जो एक एक्सपीरियंस है पढ़ने पढ़ाने का,
उन दोनों को मिलाकर के बात कर रहा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आरपीएससी के अंदर जो आंसर की जो कॉपियाँ चेक होती हैं, आंसर जो होता है उसमें कीवर्ड्स पे भी बहुत फोकस किया जाता है, या मेन कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। कीवर्ड्स पर, कीवर्ड्स के आधार पे जो कॉन्सेप्ट है उनको पकड़ा जाता है। भाषा, लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन की पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो एग्जामिनर्स रहे हैं या पहले रहे हैं या अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं, उनसे कभी कोई चर्चा होती है तो उनमें पता लगता है कि वो जनरली उनका क्या फोकस होता है, किस तरह से होता है। तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो है कीवर्ड्स पर और जो आपके की सेंटेंस होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उन पे ही ध्यान दें। फालतू के एक्स्ट्रा पॉइंटों को लिखने के बजाय आप जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको पहले लिख के आए, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, उनको अंडरलाइन करके आए। आपको चार्ट, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट वगैरह का प्रयोग जितना हो सके उतना करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर हमारे 6वां चरण यानी लोक प्रशासन का उद्भव विकास की कहानी भी कंप्लीट होती है। साथ में आप लोगों का जो एक टॉपिक और था लोक प्रबंधन के नए आयाम, वो टॉपिक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम चर्चा करें, आपके सामने क्वेश्चन है, नव लोक प्रबंधन की अवधारणा किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला नव टेलरवाद, जिसके माध्यम से ट्रिपल ई पे फोकस किया जाता है। आपको पता है पहला कौन सा है? नव टेलरवाद। नव टेलरवाद, नव टेलरवाद, जिसके माध्यम से ट्रिपल ई, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, इन तीनों पे बल दिया जाता है। और दूसरा सिद्धांत जो है वो है संस्थागत बहुलता। संस्थागत बहुलता किससे आती है दोस्तों? ये आती है लोक चयन उपागम। लोक चयन उपागम यानी लोक चयन उपागम पर आधारित है। ये लोक चयन उपागम पर आधारित है, पब्लिक चॉइस थ्योरी पर ये आधारित है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने शब्दों का, उस पर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग को थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें, नवलोक प्रबंधन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नवलोक प्रबंधन की अवधारणा क्या है? दोस्तों वैसे तो मैंने अभी पढ़ाया है, सारी बातें आप जानते हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं। साथ में कह सकते हैं कि नवलोक प्रबंधन प्रशासन की नवीनतम अवधारणा, जिसके अंतर्गत ट्रिपल ई पर और संस्थागत बहुलता एवं संस्थागत प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है, और जिसमें कार्यकुशलता, मित्रता, प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति पर फोकस किया जाता है। सरकारी और निजी भागीदारी पर फोकस किया जाता है। आप इसको शब्दों में कैसे भी पिरो लें, शब्दों में बता दीजिएगा। नवलोक प्रबंधन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शब्दों पे, शब्द सीमा पे डिपेंड करता है कि आपके पास में किस शब्द सीमा ज़्यादा है, तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए शब्द सीमा ज़्यादा नहीं है, तो आप उनको छोड़ करके मेनली अवधारणा को लिख सकते हैं कि सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी, और बेसिकली इसमें क्या क्या बातें होती हैं, ये नव टेलरवाद पे और संस्थागत बहुलता यानी लोक चयन उपागम पर आधारित है। लोक चयन उपागम में क्या क्या किया जाता है, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको लिख करके इस अवधारणा को समझा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें, उद्यमी शासन से क्या तात्पर्य है? उद्यमी शासन, उद्यमशील सरकार या उद्यमी शासन का मतलब मैंने समझाया था कि कम से कम लागत पर, खर्च करने पर कम और लाभ कमाने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उद्यमशीलता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लागत को कम किया जाए और उत्पादन या परिणाम जो है बेहतर होने चाहिए। खर्च करने वाली ही गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है, लाभ कमाने वाली गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। इस तरह की अवधारणा जो है उद्यमी शासन से जुड़ी है, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, उद्यमशील सरकार से जुड़ी हुई है।
ट्रिपल ई को प्राप्त करने वाली सरकार होनी चाहिए। स्मार्ट गवर्नमेंट अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था, स्मार्ट का मतलब। इसके बाद टेप गवर्नमेंट, इसको भी मैंने आपको बताया था। सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके मूलभूत अंगों को इंगित कीजिए। सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके मूलभूत अंग यानी विशेषताएं कौन सी। अभी अभी मैंने आपको नैतिकता वगैरह बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। आप चाहो तो ओस्बोर्न गेबलर के द्वारा जो एनपीएम संबंधी जो 10 सिद्धांत है उनको भी बता सकते हैं, वो भी इसकी ही विशेषताओं में, सुशासन की विशेषताओं में भी शामिल होते हैं। एनपीएम की विशेषताएं भी हैं, वो सुशासन की विशेषताओं में भी शामिल हैं। और इसके जो मूलभूत अंग हैं, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, मितव्यता, पारदर्शिता, जनसहभागिता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सारी की सारी जो है, ये सारे इसके अंग हैं, इसके लक्षण हैं, इसकी विशेषताएं हैं। अभिशासन, अब अभिशासन ये शब्दों पे डिपेंड करेगा। गुड गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नमेंट नहीं है, गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस जो है क्या है, यानी ये अब ये क्वेश्चन जो है छोटा सा दिख रहा है लेकिन है बड़ा खतरनाक। इसमें बहुत ज़्यादा आप कुछ भी लिख सकते हैं। गुड गवर्नेंस से संबंधित डिपेंड करता है कि शब्दों में कितना शब्द सीमा आपके सामने है। 100 शब्दों में लिखना है तो 100 शब्दों में आप काफ़ी डिटेल में लिख सकते हैं। 50 में या 15 में कैसे लिखना है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप जब वो शॉर्ट में लिखें तो इसमें इसकी जो विशेषताएं उनको लिखिए। अभिशासन या गुड गवर्नेंस या अच्छा शासन की मूलभूत लक्षण जो है, मूलभूत विशेषताएं जो अभी हमने बताई, वो डायग्राम जो अभी बनाया था मैंने, वो डायग्राम आप यहाँ पर बना दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि गुड गवर्नेंस क्या है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा 15 शब्दों में। बाकी भाषा में इसको समाहित करना बड़ा मुश्किल है, टफ काम है। राजस्थान में अभिशासन की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए कि राजस्थान में सरकारों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास अभिशासन की प्राप्ति में सफल रहे हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे प्रयासों के बारे में बताया था। सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों के संग, न्याय आपके द्वारा प्रशासन गांव की ओर, सरकार संभाग की ओर, करिश्मा योजना या डिजिटलाइजेशन विभिन्न विभागों का, या अपन बात करें कि मित्र के माध्यम से सारी की सारी एकल विंडो सिंगल विंडो व्यवस्था या MIS सिस्टम, ये सारी की सारी नागरिक अधिकार पत्र, RTI, ये सारे के सारे प्रयास गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने के ही हैं। तो इन सब के बारे में बताइए। और भी आप करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उन सबको इसमें अपडेट कर दीजिएगा। आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। आप जितना नवीनतम योजनाओं से, नवीनतम कार्यक्रमों से आप इसको अपडेट करेंगे, उतना ही क्वेश्चन बहुत अच्छा डायनेमिक आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे तैयार करते हैं। और प्रेरक सरकार से क्या तात्पर्य है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पहली विशेषता बताई थी NPM के अंदर। प्रेरक सरकार ऐसी सरकार जो खुद अभिक्रिया में भागीदारी नहीं ले, खुद चप्पू ने चलाए, बल्कि दूसरों से काम करवाए, खुद कंट्रोलर, मार्गदर्शक, निर्देशक और सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहे, ना कि खुद सेवा प्रदान करे। वे दूसरों से सेवा, निजी क्षेत्र से सेवाएं प्रदान करवाए। उत्प्रेरक की भूमिका में, कंट्रोलर की भूमिका में, नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बैठी रहे, ऐसी सरकार को हम उत्प्रेरक सरकार कहते हैं। दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस, भारत में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारी बातें, भारत में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, ये सब आपको पता। सरकार की, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं डिजिटलाइजेशन से संबंधित, डिजिटल इंडिया या जो भी योजनाएं चल रही हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, सिटीजन चार्टर वगैरह, ये सब चीज़ें, या ऑनलाइन सूचना का अधिकार के माध्यम से ऑनलाइन सूचनाएं प्राप्त करना, फाइलों का, रिकॉर्डों का संधारण कंप्यूटर अंदर के अंतर्गत होना, ये सारी चीज़ें इसमें डिजिटल गवर्नेंस के अंदर आ जाएंगी। और डिजिटली सरकारी कार्यप्रणाली सब कुछ डिजिटलाइज होकर के आम जनता को एक क्लिक पर सारी सुविधाएं, सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, जनता प्रशासन के बीच की भागीदारी को बढ़ाया जाए, ये सारी बातें डिजिटल गवर्नेंस के अंदर आ जाएंगी। इसमें भी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनको यहाँ पर बता सकते हैं। सुशासन या अभिशासन में 4E से क्या तात्पर्य, एथिक्स, एथोस, इक्विटी एंड, चौथा क्या था आपको, एथिक्स, एथोस, इक्विटी एंड
एथिक्स, इथोस, इक्विटी एंड क्या था, मैं एफिशिएंसी। तो ये चारों जो हैं, एथिक्स, इथोस, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, ये चारों जो हैं इनको आप लिख दीजिएगा। इसके प्रशासन में ये चारों चीज़ें होंगी तो वो अभिशासन की 4E के अंदर शामिल होती हैं। बाजार केंद्रित सरकार से क्या तात्पर्य है, यानी नियमों से संचालित होने वाली सरकार न होकर के बाजारिक व्यवस्था यानी संस्थागत बहुलता के आधार पर संचालित होने वाली व्यवस्था, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित सरकार जो होती है वो बाजार केंद्रित सरकार कहलाएगी। आम जनता को ग्राहक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में देखे और जनता को चॉइस उपलब्ध करवाए और संस्थागत प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जनता को सस्ती, सुंदर, टिकाऊ सेवाएं टाइम पे प्रदान करे। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी सरकार को हम बाजार केंद्रित सरकार कहते हैं। ये भी आप बता सकते हैं। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का मतलब क्या है? री इन्वेंटिंग पुनरुद्धारित सरकार। पुनरुद्धारित सरकार का मतलब है कि परंपरागत सरकार के बजाय अब सरकार को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी, PPP मॉडल को अपना करके नव टेलरवाद और संस्थागत बहुलता को अपनाया जाना चाहिए। संस्थागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। उत्प्रेरक सरकार की भूमिका होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं री इन्वेंटिंग, जो 10 की 10 विशेषताएं, वो सब री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं, जो कि उन्होंने ओशवॉन गैवलन ने जो बताई थी 10 विशेषताएं, वो सारी की सारी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निगमित शासन, उद्यमी, निगमित कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या तात्पर्य? कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है हम अभी बाद में कुछ समय बाद पढ़ेंगे, जहाँ उचित टाइम आएगा वहाँ पे तब इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास जो हमारा एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है RS मेंस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट संबंधी जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये जो डिस्कशन है आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा होगा। एक रैपिड रिवीजन क्लास चल रही है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मुझे अपना दायित्व महसूस हुआ कि स्टूडेंट्स को, जो भी मेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए मैं अपनी ओर से कुछ योगदान कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। अपनी ओर से कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ गाइड कर सकूं, वो व्यवस्था, वो विचार से, उस सोच के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने ये क्लासेज ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। अगर ये फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आपको कहीं भी डिस्टर्ब कर रही हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो है अपना समय ख़राब नहीं करें, अपनी पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग करें। आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो निश्चित रूप से इन क्लासेस को आपको देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल हों, आपके लिए उपयोगी साबित हों। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।